हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासों में या हमने स्टार्ट करा था भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान हम पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य, उद्देशिका। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए, प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना और उद्देशिका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये आप मेरे से पूछो कि सर, अगर आप संविधान को कुछ वर्डों में सीमित करके पूरे संविधान को बता दो, तो ऐसा वर्ड क्या होगा? तो मैं आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को बता दूंगा। उसमें संविधान के सारे आदर्श हैं और जितने भी उद्देश्य हैं हमारे संविधान के, कि हमारा संविधान हमें क्या क्या अधिकार देता है, ठीक है, और उसका क्या आदर्श है। तो वो सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी लिखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब एक संविधान का सार कह सकते हैं हम प्रस्तावना को या उद्देशिका को। ठीक है, अब देखो, ये तो ठीक है, चलो प्रस्तावना है हमारे देश में, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके मन में ये भी ख्याल जरूर आया होगा कि वर्ल्ड में या विश्व में सबसे पहले किस संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना या उद्देशिका लाई गई थी? तो वो लाई गई थी यूएसए के या अमेरिका के संविधान में। तो विश्व में सबसे पहले किस संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान था? तो वो था यूएसए में। ठीक है, दूसरी बात, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय जो संविधान है वो कई देशों के संविधान के अध्ययन के बाद हमने बनाया है। तो आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो किस संविधान से ली गई है या किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा, जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, वहां से भी हमारी उद्देशिका प्रेरित है। ठीक है, तो इसके स्रोत कौन कौन से हो गए? इसके दो स्रोत हो गए। एक तो हो गए 13 दिसंबर 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक दोस्तों, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका कहां से प्रेरित है, अगर ऑप्शन वो दो एक साथ नहीं देगा आपको, उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को, उसको ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं देगा, या तो ऑस्ट्रेलिया देगा, तीन जो भी अलग उसके ऑप्शन होंगे वो देगा, या 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव देगा और उसके साथ अन्य ऑप्शंस देगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ये बोले कि उद्देश्य प्रस्ताव का विचार सबसे पहले किस संविधान में था, तो वो था यूएसए के संविधान में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों में जो डिफरेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपका एक नंबर, कम से कम एटलीस्ट एक नंबर तो आपका पक्का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो होगी दो चीज। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नोट करा देता हूं, एक ग्राफ टाइप में बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों हम किसी भी क्लास में आपको या कोई भी आपको सीधा यही बोलता है कि आप ना प्रस्तावना को रट लो, लेकिन हमारी क्लास में आपको रटना नहीं सिखाया जाता, आपको याद करना सिखाया जाता है, और ऐसा याद कराएंगे कि आप कभी जीवन भर इसे भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो देखो, हम तीन चीज लेते हैं। सबसे पहले आप ऐसे जो मैं लिखता जाऊं पहले उसी को लिख लीजिए। 26 नवंबर 1946। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपने यूएसए ऑस्ट्रेलिया तो लिख ही लिया है, लेकिन एक बार फिर भी आप दोबारा से लिख लीजिए, यूएसए ऑस्ट्रेलिया और उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक, तीसरा लिख लीजिए, के मुंशी और सुभाष कश्यप। के मुंशी और सुभाष कश्यप।
ठीक है, इसमें संविधान संशोधन, सॉरी संविधान संशोधन हम बाद में लिखेंगे, पहले आप ये लिखिए, बेरुबाड़ी संघ मामला 1960। ठीक, आप इस तरीके से बॉक्स बनाते चलिए मेरे साथ साथ। दूसरा, केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला 1973। ठीक, तीसरा 42वां संविधान संशोधन, उन्नीस सौ 76, 1976। ठीक दोस्तों, और तीसरा ये हो गया, 3 शब्द और जोड़ लीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपको बहुत आसानी होगी इसको पढ़ने में और याद करने में, और सीक्वेंस में आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको एकदम याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रहेगी कि एग्जाम के मतलब कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर वो हम छोड़ देंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे और आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको रटना नहीं है, समझना है, और समझ के आप याद कर लोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर हम समझ लेते हैं तो वो याद करना बहुत आसान होती है। ठीक है, देखो अब जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का निचोड़ है एक तरीके का। ठीक है, तो उसमें हमें संविधान का आदर्श और संविधान का उद्देश्य और संविधान का स्रोत क्या। भाई कोई भी संविधान है, अगर उसको शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो वो संविधान किसी काम का नहीं है, बस वो तो कागज का एक टुकड़ा है। उसको आप जैसे हम लंच बॉक्स में आप जो खराब कागज होते हैं या पेजेस होते हैं उनको लंच बॉक्स में यूज करते हैं, तो अगर संविधान के पास शक्ति नहीं होगी तो वो भी उसी काम के लिए हम यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो संविधान को शक्ति मिली हुई है वो हम पढ़ेंगे, और जो संविधान के उद्देश्य हैं वो हम पढ़ेंगे, और जो संविधान के आदर्श हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शक्ति देख लेते हैं। शक्ति, यहाँ पे हम आदर्श और यहाँ पे उद्देश्य। ठीक है, तो शक्ति क्या है, देखो जब हम संविधान की जो प्रस्तावना है उसे हम जब पढ़ते हैं तो पहला जो वर्ड है उसका यही है, हम भारत के लोग। तो इसका क्या मतलब है, हम भारत के लोग का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो शक्ति है वो भारतीय जनता में ही है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की शक्ति कहाँ है, भारतीय जनता में। इसलिए प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है, हम भारत के लोग। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की शक्ति कहाँ, भारतीय संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके टिक लगा देना, भारतीय जनता से। ठीक है, तो शक्ति होगी भारतीय जनता से, हम भारत के लोग। तो शक्ति होगी भारतीय जनता से प्राप्त। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो है भारतीय जनता। ठीक है दोस्तों, आदर्श, देखो आदर्श क्या होते हैं, जिनके अनुसार हम, जिनके पथ प्रदर्शन पर, मतलब पथ पर हम चलने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा कोई आदर्श है, सपोज दैट मैं B.R. अम्बेडकर को मानता हूँ या गांधी जी को मानता हूँ, तो आदर्श का मानने का मतलब है कि उनके द्वारा दिखाई हुई राह पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है, जो उन्होंने सिद्धांत दिए उनको अपने जीवन के, उनके जो मूल्य हैं उनको मैं अपने जीवन में लेके आने की कोशिश करता हूँ, उन पर फिर चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो संविधान के आदर्श भी ऐसे ही हैं। संविधान के आदर्श जो संविधान में दिए गए हैं, तो हमें ना संविधान उनकी पूर्ति या उनको अपने में समाने की कोशिश करता है। तो संविधान के आदर्श क्या है, तो हम यह लिख लेते हैं,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये हम इसे सीधा एक वर्ड में अगर ले के आए तो हम इसे लिख सकते हैं संप्रभुता। संप्रभुता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य। ठीक है दोस्तों, तो देखो संविधान के आदर्श क्या हुए? संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब है कि जैसे मैं हूं या कोई भी है, संप्रभु वो जब कहलाएगा जब वो अपने आंतरिक मामले और बाहरी जो उसके बाह्य मामले हैं उनके प्रति निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। जैसे भारत है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका क्या मतलब है कि भारत के जो देश से बाहर के मामले हैं ये जो देश के अंदर के मामले हैं उन पर निर्णय लेने के लिए भारत स्वतंत्र है, किसी का दबाव प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब भारत संप्रभु है। दूसरा क्या है आदर्श? समाजवादी। देखो जब समाजवादी जो शब्द है ये बाद में जोड़ा था हालांकि, लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि हमें ना समाज के कल्याण को लेकर आदर्श में समाज का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है, देखो कहीं कहीं बुक्स में आपको देखने को मिलता है धर्मनिरपेक्षता, लेकिन असल में अगर कोई वर्ड यूज हुआ है तो वो हुआ है पंथ निरपेक्षता। तो धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता को लेकर आप कंफ्यूज मत हो ना, उसका सीधा सीधा यही मतलब है कि भारतीय राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी पंथ निरपेक्षता में और धर्म निरपेक्षता में अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊं तो उसका डिफरेंट ये है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि जितने भी धर्म हैं भारत उनके बीच में जो पंथ हैं उन तक में भी कोई मतलब विभेद नहीं करता। ठीक है, जितने भी धर्म है भारत में और उनके भी जो पंथ है, जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे पंथ हैं, ठीक है, ऐसे मुस्लिम धर्म में हो गए और भी बहुत सारे पंथ हैं, उनमें भी हम कोई विभेद नहीं करते। हालांकि भारत का कोई खुद का धर्म नहीं है फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, दूसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब है जहां पर जनता का शासन हो। अब्राहम लिंकन की अगर मैं एक परिभाषा दूं लोकतंत्र की तो उन्होंने दी थी जनता पर जनता के द्वारा शासन। लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता पर जनता के द्वारा शासन। गणराज्य या गणतंत्रात्मक हम इसे कह सकते हैं। गणतंत्रात्मक मतलब है कि जो राष्ट्र का प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे पहले राजा महाराजों के टाइम में क्या होता था कि सपोज दैट मेरे पिताजी कहीं के राजा हैं तो उनका जो अगला राजा जो होगा उनके बाद मैं बनूंगा। ठीक है, तो एक वंशानुगत हो गया। लेकिन गणराज्य में क्या होता है कि वो वंशानुगत नहीं होता, वो चुन के जाता है, निर्वाचित होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, वो भारत के राजा हैं, राष्ट्रपति जी जो हैं, लेकिन वो वंशानुगत तो है नहीं, वो क्या है गणतंत्रात्मक, वो उनका निर्वाचन होता है, वो चुन के जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य क्या क्या थे? तो संविधान के उद्देश्य थे सबसे पहले तो न्याय और स्वतंत्रता, तीसरा था समता, चौथा था अखंडता, और एक दो हैं हम उन्हें भी देख लेंगे। देखो न्याय, न्याय की क्या बात करता है? तो न्याय क्या है? न्याय कितने प्रकार का मिला हुआ हमें, मतलब जो हमारी प्रस्तावना में प्रस्तावित है, तो वो है सामाजिक न्याय और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो हमें तीन प्रकार का न्याय मिला हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है दोस्तों, तो न्याय हमें कितने प्रकार का मिला भारतीय संविधान में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये संविधान के उद्देश्य है कि हम अपनी जनता को, ये जो हमारे
लोग हैं उनको हम 3 प्रकार का न्याय देंगे। कौन कौन से देंगे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन इसमें धर्म न्याय की बात नहीं करी गई है कहीं भी। ऐसा नहीं है कि हम धर्म के खिलाफ रहेंगे, हम मतलब टॉलरेंस की या सहिष्णुता की, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाएंगे। लेकिन फिर भी प्रस्तावना में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम धार्मिक न्याय भी देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम धर्म से अलग हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि संविधान प्रस्तावना में किस न्याय की बात करी गई है और आपको तीनों ये ऑप्शन मिले, इसके साथ आपको धार्मिक ऑप्शन भी मिले, तो आपको टिक लगाना है। अगर क्वेश्चन आए कि किस न्याय की बात नहीं करी है, तो आपको टिक लगाना है धार्मिक न्याय की। ठीक है दोस्तों, धार्मिक न्याय की व्यवस्था हमारी प्रस्तावना में नहीं करी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है हमें? स्वतंत्रता अगर हम देखें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं आता कि हमें कौन कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है। क्वेश्चन ये हमेशा यही आएगा कि कौन सी स्वतंत्रता हमें नहीं मिली हुई है। तो हम अगर इसमें से आपको सारे ये याद रहेंगे, तो आप इसके अलावा कोई से भी A to Z कुछ भी ऑप्शन आए उस पर टिक लगा के आओगे। तो 5 प्रकार की ये स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको याद हो गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं समता। देखो, समता का हमारे प्रस्तावना या संविधान में हमने समता का यूज करा है, ना कि समानता का। देखो, समानता का जो इंग्लिश में अगर मैं बताऊं, समानता, समानता का मतलब होता है इक्वलिटी, और समता का मतलब होता है इक्विटी। हमारे संविधान ने समता की बात करी है। समता का क्या मतलब है? अब देखो, समानता का क्या मतलब होता है कि जितने भी नागरिक हैं सभी को समान रूप से देखना। लेकिन समता का मतलब है जो दबे कुचले लोग हैं उनको, जो सामान्य लोग हैं उनसे ज्यादा प्रेफरेंस देना। सपोज दैट मैं एक अच्छा खासा इंसान हूं, ठीक है, और हाथ पैरों से बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन एक दूसरा है, उसको अगर मेरे साथ रेस में लगाया जाए तो आपको भी पता होगा मैं ही जीतूंगा। लेकिन अगर उसको रेस के लिए तैयार कर दिया जाए या उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करा दी जाए तो वो भी मेरे साथ दौड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया समता। तो हमारा संविधान किसकी बात करता है? समता की, न कि समानता की। ठीक है दोस्तों, समता और समानता में आपको डिफरेंट पता लग गया होगा। हालांकि यहां से क्वेश्चन ये तो नहीं आने वाला कि समता और समानता में क्या फर्क है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि समता और समानता में क्या डिफरेंट है, और हमारे संविधान में समता की बात करी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है देश की अखंडता। ये भी हमारा एक उद्देश्य है कि हमें अपने देश की अखंडता बना के रखनी है। अखंडता का मतलब ये है कि कभी भी हमारे देश पर विदेशी प्रभाव नहीं आएगा। स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान हमने अपनाया और 26 जनवरी 1950 को जब लागू करा, तो उसके बाद हमें अपनी अखंडता को भी सुनिश्चित करना है, उसको हमेशा सुरक्षित रखना है। और ये इसका उत्तरदायित्व किस पे है? इसका उत्तरदायित्व है हम पर, मतलब भारतीय जनता पर। ठीक है दोस्तों, तो अखंडता का मतलब ये है कि अपने ऊपर किसी का भी आधिपत्य स्वीकार ना करना, किसी भी विदेशी शक्ति का। ठीक है दोस्तों, तो अखंडता भी हमारा उद्देश्य है। दूसरा एक और है न्याय, हो गया स्वतंत्रता, समानता। ठीक, तीसरा है जनता की गरिमा या व्यक्तियों की गरिमा। व्यक्तियों की गरिमा, ठीक है, मतलब एक गरिमा का मतलब ये होता है कि भाई हम एक अच्छे तरीके से अपना जीवन जिएंगे या जीवन निर्वहन करेंगे। मतलब हमें शिक्षा का या और भी जो भी हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी भारतीय संविधान का एक उद्देश्य है कि वो अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन देगा। ठीक है,
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक 3 चीज पढ़ी है, शक्ति, आदर्श और उद्देश्य। हमारी प्रस्तावना में जो हमारे संविधान का एक निचोड़ है, उसका आदर्श और उसके उद्देश्य दिए हुए हैं। तो उसके आदर्श उद्देश्य कहाँ है, हमारी क्या क्या है? आदर्श हो गए संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, और उद्देश्य हो गए न्याय, स्वतंत्रता, समता और अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। और शक्ति का स्रोत क्या है? तो वो है हम भारत के लोग, मतलब भारत की जनता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्श और उद्देश्य हैं, वो भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित है? तो वो 3 जगह उल्लेखित है। तो 3 जगह कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन से प्रावधान है? एक तो मूल अधिकार, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और तीसरा होगा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यहां से भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। आप चाहे कांस्टेबल से लेके यूपी पीसीएस तक की जब तैयारी कर रहे हो, तो प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। आप प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, उससे आगे हम देख लेते हैं। अब उससे आगे हमने जितने भी कॉलम ये बनाई हैं, हम उनको एक बार देख लेते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपनी प्रस्तावना को अपनाया था। मतलब जब संविधान हमारा बनके तैयार हो गया था, तो सबसे बाद में अगर हमने कुछ अपनाया था तो वो अपनाया था प्रस्तावना। ठीक है, और आप ये तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। यूएसए ऑस्ट्रेलिया उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? 13 दिसंबर 1946। इसको स्वीकृति मिली थी 22 जनवरी 1947। इसको लेके आए थे पंडित नेहरू। ठीक, के.एम. मुंशी। अगर इनका एक वक्तव्य है, मतलब एक थॉट इन्होंने प्रस्तुत कराया, बनाई है। इन्होंने बोला कि संविधान, जैसे जो सुभाष कश्यप है, उन्होंने बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना जो है इन्होंने संविधान की आत्मा बताया। प्रस्तावना किसने बताया? सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला, प्रस्तावना की आत्मा। ठीक है, वैसे के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री बोला, राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप याद रखना, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बोला। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन देखो 2 तरीके से आते हैं, क्योंकि B.R. अम्बेडकर जो थे, उन्होंने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला है। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर ने किसको बोला है? B.R. अम्बेडकर आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार को उन्होंने संविधान की आत्मा बोला है। प्रस्तावना को आत्मा किसने बोला था? सुभाष कश्यप ने। राजनीतिक जन्मपत्री बोला था के.एम. मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको ये फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, इन पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक, अब देखो, जब संविधान में क्या हुआ कि कुछ टाइम बीतता गया। ठीक है, तो उसके बाद ये मांग उठने लगी कि क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ये जो प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है या नहीं है। अब यार इस पे तो कंफ्यूजन हो गया कि ये संविधान का भाग है या ना है। तो अब बेरूबाड़ी संघ मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें सबसे पहले जब 1960 में बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट में गया। देखो, बेरूबाड़ी जो संघ मामला है वो पश्चिम बंगाल में एक जगह थी, जो मतलब जब बंटवारा हुआ था देश का, ये सीमा का जो निर्धारण हुआ था, तो कुछ क्षेत्र वहां पे ऐसे थे, उनका कोई निर्धारण ही नहीं हुआ था कि वो भारत का हिस्सा रहेगा या पाकिस्तान का, जो पूर्वी पाकिस्तान का उसका हिस्सा रहेगा। तो भारत इस पर ब्लेम करता था कि ये हमारा हिस्सा है, और बांग्लादेश, अब वर्तमान का बांग्लादेश या उस टाइम का पूर्वी पाकिस्तान, वो ब्लेम करता था कि ये हिस्सा हमारा है। तो बेरूबाड़ी संघ मामला उससे संबंधित है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले ये सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है या ना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का हिस्सा या भाग नहीं है।
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कब मना किया था या किस मामले में करा था? बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 में। संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, 1960। अब जब संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बाद अगला जो मामला आया केशवानंद भारती मामला 1973 में। केशवानंद भारती मामला में एक बार फिर मांग उठी कि क्या प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया, और जो उसने 1960 में अपना फैसला दिया था उसके विपरीत दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग है। कब दिया था? केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। अब जब ये संविधान का भाग हो ही गया तो इसमें फिर संशोधन भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके मूल ढांचे को परिवर्तित किए बगैर इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो क्या हुआ, अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ, वो हुआ 42 अमेंडमेंट, यह 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। वो कब हुआ था? वो हुआ था 1976 में, 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आपको ये 3 शब्द जरूर याद रखने हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द या क्या प्रावधान उसमें जोड़ा या ऐड करा गया था। तो वो थे 3 शब्द जोड़े थे, और अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ था 42वां 1976। तो 3 शब्द कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको ये समझ में आ गई होगी, और अब तक आपको याद भी होगी, क्योंकि इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस पढ़ते रहो, ठीक है। अगर देखो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकते हैं, जैसे यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, क्या प्रस्तावना, ये आप लिख लो, प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? न्याय योग्य नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रस्तावना है उसमें जितने भी प्रावधान है अगर वो लागू नहीं हो पाए तो उनको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये जो चीजें हैं या ये प्रावधान हमारी प्रस्तावना में है लेकिन वो अधिकार हमें नहीं मिले हैं, तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट में मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रस्तावना से विधायिका को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, विधायिका को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती, प्राप्त नहीं होती, ठीक है। ना तो प्रस्तावना विधायिका को कोई शक्ति मतलब शक्ति प्रदान करती है, और ना ही उसके मतलब हमारे संविधान के जो प्रावधान है उनमें कटौती करती है, ठीक है। तो ये प्रस्तावना को अधिकार नहीं है कि वो हमारे संविधान के प्रावधानों में कटौती कर दे, ठीक दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।